हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं के बारे में बता रहा हूं, जिसकी कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सत्ता के बारे में बताया था, शक्ति के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के सामने औचित्य पूर्णता लेकर आया हूँ। राजनीति विज्ञान में औचित्य पूर्णता का क्या महत्व है, तो आइए चलते हैं औचित्य पूर्णता की तरफ या लेजिटिमेसी की तरफ चलते हैं। औचित्य पूर्णता क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा औचित्य पूर्णता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं, इसके सीमाएं क्या हैं, इत्यादि विषयों में मैं आप सभी लोगों को औचित्य पूर्णता से अवगत कराऊंगा। तो औचित्य पूर्णता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, औचित्य पूर्ण, औचित्य पूर्णता। औचित्य पूर्णता जो है अंग्रेजी भाषा के, आंग्ल भाषा के लेजिटिमेसी शब्द से बना हुआ है। लेजिटिमेसी का हिंदी रूपांतर है औचित्य पूर्णता। और यह लेजिटिमेसी जो शब्द है, लेजिटिमेसी जो शब्द है, यह लैटिन भाषा के लेजिटिमस से बना है। लेजिटिमस से बना है। यह कौन सा है? यह लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के लेजिटिमस से बना है, जिसका अर्थ होता है लाफूल। इसका अर्थ क्या होता है? लाफूल, यानी कि विधि सम्मत है, विधि सम्मत, जो विधि के अनुकूल हो। ला माने कानून, फूल का मतलब कानून पूर्ण, यानी कि विधि सम्मत। जो चीज विधि सम्मत हो उसको हम औचित्य पूर्णता कहेंगे। यह जो लाफूल है, यह भी क्या है? आंग्ल भाषा का शब्द है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है लाफूल। सिसिरो ने औचित्य पूर्णता के लिए लेजिटिमम शब्द का प्रयोग किया है। सिसिरो जो प्राचीन विचारक है, रोमन विचारक है, प्राचीन रोमन विचारक है सिसिरो, यह औचित्य पूर्णता के लिए लेजिटिमम शब्द का प्रयोग किया है। लेजिटिमम शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है विधि द्वारा गठित शक्तियां या न्यायाधीशों के लिए किया जाता है। लेजिटिमम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विधि द्वारा गठित शक्तियां या न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो औचित्य पूर्णता है वह किसी भी वह विधि सम्मत होनी चाहिए, यानी कि किसी भी ऐसी चीज, किसी भी प्रकार का न्याय, किसी भी प्रकार का कानून, किसी भी प्रकार का कार्य जो विधि के अनुकूल हो, उसको हम औचित्य पूर्णता करते हैं। और इस औचित्य पूर्णता को, यानी कि जो विधि होता है या विधि सम्मत होता है, इसको सहमति प्राप्त होनी चाहिए। सहमति किसका सहमति प्राप्त होना चाहिए? जनता का, जन समुदाय का। जन समुदाय यानी बहुसंख्यक जन समुदाय का सहमति प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक कार्यों की, राजनीतिक नीतियों का, राजनीतिक योजनाओं का, राजनीतिक घोषणाओं का। जब बहुसंख्यक समाज की सहमति प्राप्त होती है तो वह कार्य या वह नीतियां विधि सम्मत कही जाती हैं या औचित्य पूर्ण कही जाती हैं। जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, हम पॉलिटिकल सिस्टम को ले लेते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, इसमें कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, न्यायपालिका होती है। तो इस स्पेशली हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को लेते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्या करती है? नियम बनाती है, कार्य करती है। यह क्या करती है? नियम बनाती है, कार्य करती है, कार्य करती है या फिर नियम बनाती है। नियम, यह कार्य और नियम बनाती है। पॉलिटिकल सिस्टम कार्य और नियम बनाती है, और इस कार्य और नियम को स्वीकृति प्रदान होती है। किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है? जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, वहां के नागरिकों के द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है। जब स्वीकृति प्रदान होती है तो उस नीतियों या कार्यों को हम क्या करते हैं? औचित्य पूर्ण कहते हैं कि यह औचित्य पूर्ण है। इसको हम औचित्य पूर्ण कहते हैं कि यह औचित्य पूर्ण है।
जैसे कि प्राचीन समय में जो राजा शासन करता था तो राजा को औचित्य पूर्णता प्राप्त थी। सभी लोग राजा को ईश्वर का अवतार मानते थे, राजा के आदेश को सिरोधार्य करते थे, राजा के आगे नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि उनका राजा में विश्वास था, राजा के कार्यों में विश्वास था, राजा धर्म का प्रतीक था, वही न्याय करता था। इसी तरह से मध्ययुगीन व्यवस्था आई तो सामंतशाही व्यवस्था हो गई। मध्य युग का काल आया तो सामंतवादी व्यवस्था हुई, फिर सामंतों में आस्था होने लगी। जब सामंतों से आस्था उनकी टूटी तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? निर्वाचन होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन होता है। किसका निर्वाचन होता है? विधायकों का निर्वाचन होता है और इन विधायकों को जनता की स्वीकृति प्राप्त होती है। यही सारे विधायक मिलकर सरकार का गठन करते हैं और इस सरकार को भी जनता के द्वारा वैधता प्राप्त हो जाती है। जनता उसको वैधता प्रदान कर देती है, यानी कि बहुसंख्यक समाज के द्वारा जब उस सरकार को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह उसको हम क्या कहते हैं? औचित्य पूर्ण कहते हैं कि यह औचित्य पूर्ण सरकार है, क्योंकि जनता ने इसको सहमति प्रदान की है शासन करने के लिए और अपने ऊपर शासित होने के लिए, यह उसको अधिकार दे दिए हैं। तो जब जनता के द्वारा अधिकार दे दिए जाते हैं तो वह अधिकार औचित्य पूर्ण अधिकार कहे जाते हैं। आइए हम देखते हैं औचित्य पूर्णता के विषय में कुछ परिभाषाओं के बारे में हम जानते हैं कि औचित्य पूर्णता के विषय में औचित्य पूर्णता की विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है। पहली परिभाषा है यस यम लिपसेट। यस यम लिपसेट। यस यम लिपसेट। यस यम लिपसेट। यस यम लिपसेट कहते हैं कि औचित्य पूर्णता से अभिप्राय प्रणाली की उस योग्यता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है और रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित है। जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है वो समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए उसके कार्यों को, उसके नीतियों को वैधता प्रदान हो जाती है। दूसरी परिभाषा आती है जीन विलोंडल की। जीन विलोंडल। जीन विलोंडल। जीन विलोंडल कहते हैं कि वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित होते हैं, यानी कि जिस संगठन से लोग संबंधित होते हैं, बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक ही स्वीकार करते हैं। किसके आधार पे? सहमति या स्वीकृत के आधार पे, यानी कि सहमति या स्वीकृत का क्षेत्र जितना विशाल होता है उस संगठन का औचित्य उतना ही अधिक व्यापक होता है। जनता जितने ही अधिक उसको स्वीकृति प्रदान करती है, सहमति प्रदान करती है, और यह स्वीकृति और सहमति जितना विशाल होता है उतना ही ज्यादा औचित्य पूर्णता होती है। जैसे कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था में संगठन होता है, संगठन होता है या विभिन्न संस्थाएं कार्य करती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। विभिन्न संगठन होता है, विभिन्न संस्थाएं होती हैं, वह कार्य करती हैं और उन संगठन और संस्थाओं को जनता के द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है, जनता के द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है, सहमति प्रदान होती है। और यह संगठन जो होते हैं या संस्थाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की विधियां बनाती हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करती है संगठन के द्वारा। जैसे कार्यपालिका के द्वारा कार्य किया जाता है, व्यवस्थापिका के द्वारा विधियां बनाई जाती हैं। तो ये जो विभिन्न संगठन होते हैं, विभिन्न संस्थाएं होते हैं, इनके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं या कार्य बनाए जाते हैं, इन कार्यों को लोग स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार करता है? जनता स्वीकार करती है, जनता की सहमति प्राप्त होती है। यानी कि जनता की सहमति कब प्राप्त होती है? जब इनके नीतियां या कार्य जनहित में होते हैं। जनहित में होते हैं, जनहित में जब होते हैं तो सभी लोग मानने लगते हैं। जनहित में जो भी नीतियां होती हैं, जो भी कार्य होते हैं सरकार के, सभी लोग मानने लगते हैं। और जब सभी लोग मानने लगते हैं तो इसको औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कुहन एल्फ्रेड कहते हैं, कुहन एल्फ्रेड कहते हैं कि औचित्य पूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। औचित्य पूर्णता का अर्थ क्या है?
शासक और शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। यह एक ऐसा समझौता होता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और बंदीगृह से बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना और कर देना स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि हम बंदी न बने या हम सरकार का विरोध न करें, सरकार हमारे ऊपर कोई एक्शन न लें। ऐसी स्थिति में वह सरकार के सभी कार्यों को सहमति प्रदान करने लगते हैं, यानी कि एक समझौते की स्वीकृति हो जाती है। वह समझौता कर लेते हैं कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है वह उनके पक्ष में होती हैं। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो औचित्य पूर्णता की परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा के उस विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार औचित्य पूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जब जनता के द्वारा सरकार के कार्यों की, सरकार के नीतियों को स्वीकृति प्रदान की जाती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है और जनता उसको मान लेती है, जनता उसको मानने लगती है, जनता यह सोचने लगती है, उसकी यह सहमति हो जाती है कि यह सरकार की सारी नीतियां, सारे कार्य हमारे जनहित में हैं, हमारे हित में हैं और जब हम इसके हितों का पालन करेंगे तो हम सभी लोग क्या एक व्यवस्था के अनुरूप रहेंगे, हम सभी लोग एक व्यवस्था के अनुरूप बने रहेंगे। या फिर जब इसका विरोध करने लगेंगे हम, तो सरकार को औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है, या सरकार के कार्यों के या सरकार की नीतियों को औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है। कब नहीं हो सकती है? जब सरकार का नागरिकों के द्वारा या वहां की जनता के द्वारा विरोध होने लगे, तो हम उसको औचित्य पूर्ण नहीं मान सकते हैं। आइए चलते हैं हम औचित्य पूर्णता की विशेषताओं की तरफ से। औचित्य पूर्णता की विशेषता क्या होती है? औचित्य पूर्णता की पहली विशेषता होती है कि जनता का राज्य व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करना। किसका? पहली विशेषता है जनता का राज्य व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करना, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था यह किसके लिए होती है? वहां के नागरिकों के द्वारा, जनता के द्वारा होती है, जनता के द्वारा। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था और जनता के बीच जब तक यह विश्वास नहीं होता है, तब तक जनता राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की नीतियां बनाती है या इस प्रकार की निर्णय लेती है या इस प्रकार का कार्य करती है कि जनता उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करे, जनता को यह विश्वास हो जाए कि यह हमारे देश के हित में है, यह हमारे राज्य के हित में है। तो जनता उसके कार्यों की, संगठन के कार्यों के, संगठन की नीतियों को सहमति प्रदान कर देती है। जब तक जनता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं करती, तब तक वह राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं हो सकती है, वैधता की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए यह जरूरी है कि जनता का विश्वास बना रहे, किसके प्रति? किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। यानी कि विश्वास नहीं रहता है तो यह राजनीतिक व्यवस्था औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं करती है। दूसरी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता। यह राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता क्या होती है? यानी कि राजनीतिक व्यवस्था जितनी ही अधिक प्रभावशाली होती है, उतनी ही अधिक वह औचित्यपूर्ण होती है। औचित्यपूर्ण होने के लिए क्या करना होगा? प्रभाव लाना होगा, प्रभावशीलता का गुण लाना होगा। राजनीतिक व्यवस्था जितना ही अधिक लोगों को प्रभावित करती है, लोगों को मोटिवेट करती है, समय समय पर अपनी नीतियों से अवगत कराती है, अपने कार्यों से अवगत कराती है, जनता को लगे कि यह राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही प्रभावपूर्ण है और यह सब कुछ कर सकती है, यह हमारे राष्ट्र को मजबूत कर सकती है, समाज को मजबूत कर सकती है, तो समाज उन राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण सहमति प्रदान कर देती है। समाज के द्वारा पूर्ण सहमति प्रदान कर दिया जाता है और वह राजनीतिक व्यवस्था क्या हो जाती है? वैध हो जाती है, औचित्यपूर्ण हो जाती है। तीसरी विशेषता है शक्ति को सत्ता में बदलने का साधन। तीसरी विशेषता शक्ति को सत्ता में बदलने का साधन। शक्ति को सत्ता में बदलने का साधन है, यानी कि जो पावर है, जो सरकार को या संगठन को या विभिन्न संस्थाओं को जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति को वह सत्ता में रूपांतरित करती है, सत्ता में बदलती है। यानी कि शक्ति कब सत्ता बनती है? शक्ति जब तक शक्ति को औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। औचित्य पूर्णता जब औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता बन जाती है, सत्ता बन जाती है।
सत्ता बन जाती है। जैसे जो विरोधी पार्टी होते हैं उनको भी शक्ति होती है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था लेकिन जनता के द्वारा उनको सहमति प्राप्त नहीं होती है। जब उनको सहमति प्राप्त होती है तो वह उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, यानी कि जब उस व्यवस्था को, उस दल को या उस राजनीतिक दल को औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब वह सत्ता बन जाती है। तो शक्ति को सत्ता में बदलने का साधन क्या है? यह औचित्य पूर्णता है। औचित्य पूर्णता के द्वारा हम शक्ति को सत्ता में बदल सकते हैं। जैसा कि रॉबर्ट ए डाल का कहना है, रॉबर्ट ए डहल का कहना है कि औचित्यपूर्ण शक्ति प्रभाव को सत्ता कहते हैं। औचित्यपूर्ण शक्ति प्रभाव को सत्ता कहते हैं। जो औचित्यपूर्ण शक्ति प्रभाव है, यानी कि औचित्यपूर्ण शक्ति का जो प्रभाव है वह क्या है? सत्ता है। चौथा पॉइंट है मूल्यों और विश्वासों पर आधारित। मूल्यों और विश्वासों पर आधारित। औचित्य पूर्णता जो होती है वह जनता के विश्वास और मूल्यों पर आधारित होती है। जब तक जनता के मूल्यों और विश्वास के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था कार्य नहीं करती है, तब तक वह राजनीतिक व्यवस्था औचित्य पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो औचित्य पूर्णता होती है वो मूल्यों पर आधारित होती है। मूल्य क्या है? हमारे आवेग हैं, संवेग हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, ये मनोभाव हैं, विश्वास हैं, आस्था है, यह सब हमारे मूल्य हैं। जब तक सरकार हमारे मूल्यों के अनुरूप कार्य नहीं करेगी तब तक हम सरकार को मानने को तैयार नहीं होंगे। सरकार का विरोध लगातार बढ़ता जाता है। अंततः एक स्थिति ऐसी आती है कि सरकार को हम बर्खास्त कर देते हैं या सरकार को सत्ता से बेदखल कर देते हैं। तो इसलिए सरकार को मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जनता के विश्वासों पर आधारित होना चाहिए। उसको जनता के विश्वास को कायम करना होगा, जनता को अपने विश्वास में लेना होगा, तब वह शासन करें। यानी कि जब जनता का विश्वास उसने हासिल कर लिया तब जनता उसको बार बार सत्ता में बने रहने का आदेश दे सकती है, सहमति प्रदान कर सकती है। बार बार सत्ता में बने रहने का सहमति प्रदान कर सकती है, बार बार उसको निर्वाचित कर सकती है। पांचवा पॉइंट है वैधता बहुसंख्यक समाज की स्वीकृति पर आधारित होता है। जब तक बहुसंख्यक समाज की स्वीकृति नहीं होगी तब तक वह वैधता नहीं होगी। वह संगठन, वह संस्था, वह राजनीतिक व्यवस्था वह वैधता प्राप्त नहीं कर सकता है, औचित्य पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय की ही केवल विश्वास नहीं प्राप्त होना चाहिए, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय की स्वीकृति होनी चाहिए। यह जो वैधता होती है, औचित्य पूर्णता होती है, यह बहुसंख्यक समाज की स्वीकृति पर आधारित होती है। सरकार किसी बल या दबाव के कारण शासन नहीं कर सकती है, या कोई भी संस्था, कोई भी संगठन केवल बल और प्रभाव के द्वारा अपने अनुयायियों पर या अपने सदस्यों पर शासन नहीं कर सकता है। हम केवल अपने सदस्यों पर केवल बल या प्रभाव के द्वारा शासन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें प्रेम होना चाहिए, जनता का हमें आस्था होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। जब जनता की आस्था और विश्वास बना रहेगा तब हमको पूर्ण सहमति प्रदान होगी। जनता हमें किसी भी प्रकार के कार्य करने की छूट दे देती है, क्योंकि जनता जानती है कि यह संस्था या यह व्यक्ति या यह संगठन या यह राजनीतिक व्यवस्था जो भी कार्य करेगी वह सब हमारे हित में होगा। औचित्य पूर्णता। स्टर्नबर्जर ने औचित्य पूर्णता के दो प्रकार मांगे हैं। जैसे पहला है दैवीय औचित्य पूर्णता, दूसरा है नागरिक औचित्य पूर्णता। यह जो दैवीय औचित्य पूर्णता होती है यह धार्मिक होती है। जैसे कोई धार्मिक नेता होता है वह अपने को ये शो करता है कि उसके पास दैवी शक्तियां हैं और सारे जो भक्त होते हैं, अधिकांश जनता उसकी भक्त हो जाती है, सभी लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। और वह जो धार्मिक नेता होता है, धार्मिक पुरुष होता है, उसके आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करता है और उसको अपने नागरिकों के ऊपर, अपने अनुयायियों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर क्या होता है? प्रभाव होता है, उसका प्रभाव होता है। उसके पास एक शक्ति होती है और वह उस शक्ति को स्वीकृति उसके अनुयायियों के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे स्वामी
दयानंद सरस्वती को हम ले सकते हैं, गौतम बुद्ध को ले सकते हैं, शिरडी के साईं बाबा को ले सकते हैं, महावीर को ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे पुरुष हुए हैं जिनके अंदर दैवी शक्ति थी और वह दैवी शक्ति के द्वारा अपने अनुयायियों पर वह सत्ता स्थापित करते थे, शक्ति रखते थे, प्रभाव रखते थे और सारे अनुयायी उनका पालन करते थे। तो यह उनके अनुयायियों के द्वारा उनको वैध स्थिति प्रदान की गई थी, यानी कि वह जो भी करते हैं वह सब सही करते हैं। नागरिक औचित्यपूर्णता, यानी कि नागरिक, जब नागरिकों के द्वारा उचित पूर्णता प्रदान की जाती है, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, इसमें लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार में समय समय पर निर्वाचन होता है, जनता जिसको वैध मानती है, जनता जिस पार्टी के पक्ष में वोट करती है उस पार्टी की सरकार बनती है। तो यह माना जाता है कि जनता इस पार्टी को वैधता प्रदान कर दी है, सत्ता इस पार्टी को सत्ता प्रदान कर दी है और जनता की स्वीकृति है कि अमुक पार्टी शासन करे। जनता की स्वीकृति बन जाती है कि अमुक पार्टी या अमुक दल शासन करे, उस दल में वह आस्था उत्पन्न करती है। लेकिन जब उसकी आस्था समाप्त होने लगती है तब किसी दूसरे पार्टी को वह सरकार बनाने के लिए निर्वाचित करती है। तो इस तरह से निर्वाचन एक माध्यम है। निर्वाचन क्या है? एक तरीका है, एक माध्यम है, एक सिस्टम है, यह वैधता प्रदान करने का, किसी को वैध स्थिति में लाने का। मैक्स वेबर के अनुसार मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार बतलाए हैं। परंपरागत औचित्यपूर्णता, जो परंपराओं के आधार पर प्राप्त होती है। दूसरा है करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता। तीसरा है कानूनी या बौद्धिक औचित्यपूर्णता, बौद्धिक या कानूनी औचित्यपूर्णता। परंपरागत औचित्यपूर्णता ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग परंपरा के आधार पर उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, परंपरा के आधार पे उस सत्ता को या उस संगठन को या उस राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान करते हैं। जैसे कि प्राचीन समय में राजा हुआ करता था और राजा का पुत्र राजा हुआ करता था, जनता उसको सहमति दे देती थी और उस राजा को या राजा के पुत्र को सहमति औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त होती थी, राजा के पुत्र को औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त होती थी। इसी तरह से मिस्र में लोग, रोम में लोग राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, चीन में राजा को सूर्य पुत्र माना जाता था, हमारे भारत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो एक परंपरा बन गई थी कि राजा का पुत्र जो होता है वह राजा ही होता है। इसी तरह से हम करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता को देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा चमत्कार करता है, चमत्कार से वह जनता जो होती है या जो भक्त होते हैं या अनुयायी होते हैं, वह उनको लगता है कि इस व्यक्ति में अद्भुत शक्तियां हैं, दैवी शक्तियों का वास है, इसके द्वारा बड़े से बड़े कार्य को किया जा सकता है, यह असंभव से असंभव कार्य को संपादित कर सकता है। तो वह अपना करिश्मा दिखाता है और उस करिश्मा के आधार पर जनता उसको भगवान मानने लगती है, उसको देवदूत मानने लगती है और उसको सहमति दे देती है, उसके सभी आदेशों का पालन करने लगती है। सभी आदेशों का पालन क्यों करती है? क्योंकि जनता उसको सहमति प्रदान कर देती है। औचित्यपूर्ण स्थिति में वह हो जाता है, वह वैध स्थिति में हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं सब जनता के हित में किए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए किए जाते हैं, इसलिए जनता उसको स्वीकृति प्रदान कर देती है। बौद्धिक या कानूनी, यह जो होता है बौद्धिक या कानूनी औचित्यपूर्णता, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं निर्वाचन के द्वारा, प्राप्त कर सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा, प्राप्त कर सकते हैं संविधान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विभिन्न मंत्री हैं, इनको कानूनी और बौद्धिक सत्ता प्राप्त होती है, औचित्यपूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि यह संविधान के अनुकूल होते हैं, संविधान के अनुसार ये वैध स्थिति में होते हैं। इनका निर्वाचन संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो इनको औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त होती है। आइए हम जानते हैं कि औचित्यपूर्णता का मापन कैसे किया जा सकता है। हम कैसे ये जान सकते हैं कि कौन सी संस्था या कौन सी सरकार या कौन सा संगठन वैध है, कौन अवैध है, यानी औचित्यपूर्ण है या औचित्यपूर्ण नहीं है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा नीतियों को लागू करने में कितना अधिक से अधिक दमन का प्रयोग किया गया,
यदि राज्य सरकार कोई नीतियां बनाती हैं और उस नीतियों को लागू करने में दमन का प्रयोग करती हैं, तब यह माना जाता है, हम मान लेते हैं कि यह नीतियां वैध नहीं है, इसको जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो यह देखा पहला मापन यह है कि यह देखना चाहिए कि जनता ने नीतियों को लागू करने में कितना दमन का प्रयोग किया है या कितना बल प्रयोग किया है। दूसरा तरीका यह होता है कि सरकार बदलने के लिए जनता ने कितनी क्षमता का प्रयोग किया है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी सरकार बदलती रहती है, हर 5 वर्ष पे दूसरी सरकार स्थापित होती रहती है। कभी कभी देखते हैं कि एक ही सरकार लगातार कई वर्षों तक रह जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल का हम देख सकते हैं, ज्योति बसु ने 25 वर्षों तक शासन किया। वही हम पिछली सरकार में कांग्रेस को देख सकते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा। 2014 से लेकर अब तक भाजपा का शासन है। तो हम कह सकते हैं कि जनता ने इनको स्वीकृति प्रदान किया है और यह वैध स्थिति में है, औचित्यपूर्ण स्थिति में है। जब जनता इससे तंग आ जाती है या इनके नीतियों, इनके कार्यों से जनता तंग आ जाती है, तब वह फिर सरकार को बदल देती है, यानी कि तब इनको अवैध कर देती है। यानी तब यह वैध स्थिति में नहीं रहते हैं, बल्कि किसी दूसरी पार्टी को वैध स्थिति में जनता ला सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनता ने, सरकार बदलने के लिए जनता ने कितनी अधिक क्षमता का प्रयोग किया है। तीसरा यह है कि हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें नेताओं के द्वारा कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नेताओं के द्वारा कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नेताओं विरोध प्रदर्शन, यानी कि यह विरोध प्रदर्शन कितने अधिक मात्रा में, कितनी अधिक संख्या में नेताओं के द्वारा किया जाता है, या जो विरोधी दल होते हैं वह सरकार की नीतियों का कितना अधिक आलोचना करते हैं, सरकार के नीतियों और कार्यों के बारे में जनता को कितना वह मोटिवेट करते हैं, यानी कि जनता को कितना अधिक भड़का लेते हैं, जनता को कितना अधिक से अधिक अपने पक्ष में कर लेते हैं। यानी कि कभी कभी हम देखते हैं कि नेता जो विरोध करते हैं वह एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। जैसे 1975 में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के द्वारा समग्र क्रांति का आह्वान किया गया इंदिरा गांधी की जमाने में, और इंदिरा गांधी ने 1975 में डर कर इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया था। और 1975 में इमरजेंसी जो तीसरी बार लगाई गई वो 1977 में समाप्त होती है। यानी कि 1971 में इमरजेंसी लगी थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय, वह इमरजेंसी अभी 1975 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन 1975 में व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन शुरू होता है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि नेताओं के द्वारा उस सरकार का विरोध किया जाता है और इंदिरा गांधी डर जाती हैं और इमरजेंसी फिर लगा देती हैं, फिर आपातकाल वह लागू करवा देती हैं। लेकिन 1977 में फिर उनकी सरकार चली जाती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि नेताओं के द्वारा सरकार का कितना विरोध किया गया। यानी कि जितना अधिक से अधिक नेताओं के द्वारा विरोध किया जाता है, जितने ही अधिक प्रदर्शन होते हैं, धरना होते हैं, हड़तालें होती हैं, उतने ही उनकी औचित्यपूर्णता कमजोर होने लगती है, वैधता की स्थिति क्या वो समाप्त होने लगती है। चौथा मापन हम कह सकते हैं कि किसी भी राज्य में गृह युद्ध की आशंका या कितना गृह युद्ध उत्पन्न होता है, विद्रोह कितना होता है या नागरिक आंदोलन कितने होते हैं, इनकी हम गणना करके या इनका मापन करके हम यह कह सकते हैं कि वह सरकार वैध है या अवैध है, यानी कि औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। उस सरकार को जनता की सहमति कितनी प्राप्त है, क्या वह सरकार मनमाना रूप से, तानाशाही रूप से जनता के ऊपर शासन कर रही है, जनता उस सरकार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर की है या नहीं की है। इस विभिन्न आधार हैं जिस आधार पर हम यह देख सकते हैं कि कौन सी सरकार औचित्यपूर्णता की स्थिति में है, कौन सी सरकार औचित्यपूर्णता की स्थिति में नहीं है। जैसे भारत सरकार के द्वारा कृषि बिल लाया गया। कब लाया गया? 2020 में कृषि बिल लाया गया और इसको 17 और 20 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया। लेकिन इस कृषि बिल के विरोध में व्यापक पैमाने पर विरोध होने लगा, किसान आंदोलन होने लगा।
यानी कि यह कृषि बिल किसानों के पक्ष में नहीं था, यह कृषि बिल किसानों के पक्ष में नहीं था, यह औचित्यपूर्ण नहीं था, यह विधियां औचित्यपूर्ण नहीं थी, न्याय संगत नहीं थी, विधि सम्मत नहीं थी। इसलिए किसानों का जन आंदोलन होता है और सरकार बैकफुट पर आ जाती है और 29 नवंबर 2021 को 29 नवंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा इसको वापस ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी बिल को लिया गया, इसके पीछे कई बिल को जन आंदोलन के द्वारा जन आंदोलन का विरोध होने पर सरकार समय समय पर बिल को वापस लेती रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, मापन औचित्यपूर्णता का मापन कर सकते हैं कि सरकार कितनी अधिक सीमा तक, कितनी अधिक मात्रा में औचित्यपूर्ण है या औचित्यपूर्ण नहीं है, उस सरकार को औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। आइए हम समझते हैं औचित्यपूर्णता का संकट। औचित्यपूर्णता का संकट क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या होती है, किसी भी देश को चलाने के लिए वहां पर राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। इस पॉलिटिकल सिस्टम में सरकारें होती हैं, विधायिकाएं होती हैं और न्यायपालिका होती है। और यह जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियां या कार्य किए जाते हैं, इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। यह नीतियां और कार्यों को जब जन सहमति होती है, जन सहमति होती है तो वह औचित्यपूर्ण होती है। अगर जन सहमति नहीं होती है तो वह औचित्यपूर्ण नहीं होती है। लेकिन जब जन सहमति नहीं होती है, जब सरकार के या राजनीतिक व्यवस्था के नीतियों और कार्यों की जनता के द्वारा सहमति नहीं होती है, जनता के द्वारा स्वीकृत नहीं होती है, तब उस समय औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। जैसा कि यस यम लिप्सिट कहते हैं, यस यम लिप्सिट, यस यम लिप्सिट कहते हैं कि औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है। जब राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तब औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। जब देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, अगर सरकार इस आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुरूप कार्य नहीं करती है, नीतियां नहीं बनाती है, तब औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था जब इस परिवर्तन के अनुकूल होता है तब वह वैध होती है या वैधता की स्थिति में होती है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाएं जब इसके प्रतिकूल होता है तब वह संकट की स्थिति में होती है, इस औचित्यपूर्णता का संकट का कारण क्या है? कारण जब समाज में नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, नई परिस्थिति जब राजनीतिक व्यवस्था में नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या हमारे समाज में नई परिस्थितियां उत्पन्न होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक परिवर्तन होते हैं और सरकार या संगठन या संस्थाएं या राजनीतिक व्यवस्था इस परिवर्तन के अनुरूप नहीं होती है, नई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होती है, तब औचित्यपूर्णता का संकट प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से दूसरा कारण हो सकता है परंपरागत संस्थाओं के अस्तित्व पर जब संकट उत्पन्न होता है, तब सरकार की वैधता पर प्रश्न उठने लगता है। जैसे 1947 में जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल लाया गया था और इसको 1951 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस हिंदू कोड बिल के ऊपर व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ था। तो औचित्य सरकार के कार्यों के, सरकार के नीतियों के औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न हो गया। इसी तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम चेंज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था संसद में और इस विधेयक पर भी व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, जन आंदोलन हुआ और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा, हिंदू कोड बिल को भी वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से जब सरकार जो परंपरागत संस्थाएं होती हैं उनके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होता है तो फिर औचित्यपूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में
जब नए समूहों का प्रवेश होता है, जब नए समूहों का प्रवेश होता है तो यह नए समूह जो होते हैं यह पुरानी पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी पुरानी पद्धति को त्याग कर नई पद्धति को लागू करना चाहते हैं, नई पद्धति को लागू करना चाहते हैं। और इस नई पद्धति को इतनी आसानी से जनसहमति प्राप्त नहीं होती है, तब इस नए नए समूहों के लिए औचित्य पूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। इसी तरह से जो जनता होती है, जब वह राजनीतिक प्रणाली से, राजनीतिक व्यवस्था से बहुत अधिक अपेक्षाएं करने लगती हैं, बहुत अधिक अपेक्षाएं करने लगती हैं, तो बहुत अधिक आकांक्षा करने लगती हैं, और वह राजनीतिक व्यवस्था जनता के मांग के अनुरूप खरी नहीं उतरती हैं, या जनता के मांग के अनुरूप, जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती हैं, तब औचित्य पूर्णता का संकट उत्पन्न होता है। तब यह जो जनता होती है, जनता उस राजनीतिक प्रणाली में अपना विश्वास रखना बंद कर देती है, यानी कि उससे विश्वास, अब वह उसमें अविश्वास करने लगती है कि यह राजनीतिक प्रणाली या यह राजनीतिक व्यवस्था अब हमारे हित में नहीं है, तो वह उसका विरोध करने लगती है, जिसका परिणाम यह होता है परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औचित्य पूर्णता का संकट तभी उत्पन्न होता है जब नई नई परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, नई प्रणाली सामने आती है, और परंपरागत संस्थाओं के अस्तित्व के ऊपर संकट उत्पन्न होता है, जनता बहुत अधिक अपेक्षाएं करने लगती है राजनीतिक व्यवस्था से, तब औचित्य पूर्णता का संकट उत्पन्न हो सकता है। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। जल्द ही मैं BA सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर पर लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। मेरे लेक्चर को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।